राधे राधे गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। हम बात कर रहे थे लोहादी धातु की। ठीक है, धातु का इंट्रो बहुत बड़ा था। ठीक है, लगभग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, पर उसमें से पूरा नहीं लिखना है आपको। जो सेलेक्टेड पोर्शन लगे आप उतना लिख के आइएगा, पेपर में नंबर मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे स्वर्ण की। अब मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ गोल्ड की। ठीक है, स्वर्ण क्या है, देखो कि स्वर्ण क्या होता है। संस्कृत में इसे स्वर्णम कहते हैं, हिंदी में इसे सोना कहते हैं, सब जानते हैं। इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। लैटिन में इसे ऑरम कहते हैं। ठीक है, एयू इसका केमिकल नेम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है 19.3 या 19 ही सही है। ठीक है, उसके बाद काठिन्य यानी कि इसका जो क्या होता है काठिन्य, सॉलिडिटी। ठीक है, तो सॉलिडिटी क्या होती है इसकी 2.5 से 3 तक। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है द्रव्यांक यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर परमाणु बंधुता क्षमता 3, परमाणु एटॉमिक मास 198.2। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, पहले तो परमाणु बंधन क्षमता कितनी है 3। ठीक है, उसके बाद परमाणु भार है 198.2। ठीक है, द्रव्यांक क्या है, मतलब वेपर में बन जाए वो, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1067। ओके, उसके बाद 1800 इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। स्वर्ण क्या होता है, पर्याय देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण द्रविण हिरण्य। ठीक है, कल्याणक, कांचन, अग्निवर्ण। अग्निवर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नि के वर्ण का होता है। कांचन क्यों कहते हैं, कांचन है। ठीक है, मनोहर मतलब बहुत सुंदर होता है इसलिए। हेम, भूषणाहिर, अग्निबीज यानी कि अग्नि को सहने वाला होता है, अग्निवीर्य भी कहते हैं। कनक, कौंत, भृंगार, मांगल्यक, जाम्बव, जाम्बुनद, भर्म, जातरूप, चंपयक, लोहवर, रुकम, चामीकर, हाटक, कलधौत तथा तापनीय। तो इसमें से कुछ याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। हिरण्य, कल्याण, कांचन, अग्निवर्ण, मनोहर, हेम, ये इजी है। अग्निबीज। ठीक है, कनक नाम भी होता है, लड़कियों को तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, लड़कों को बहुत अच्छे से याद हो सकता है शायद। ठीक है, नाम बहुत जल्दी याद होते हैं तो। ठीक है, जातरूप, काम्पेयक, लोहवर, रुक्म, चामीकर, हाटक, कलधौत, तापनीय। ठीक है, इतिहास। स्वर्ण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। स्वर्ण का इतिहास कैसा है, बहुत ज़्यादा ही प्राचीन है। वैदिक ग्रंथों से लेकर उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि समग्र ग्रंथों में स्वर्ण के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में श्री सूक्त में केवल स्वर्ण का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, ईश्वराशिद में स्वर्णकालीन में सूर्य की उपमा हिरण्मय पात्रेण कहकर दी गई है। भूत, धरती एवं हिरण्य को संपत्ति माना जाता है तथा इसे विग्रह का भी कारण माना जाता है। क्या संपत्ति, भाई जिसके पास धन है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। और क्या है, स्वर्ण होता है जिसके पास तोले निकल रहे हैं भाई। ठीक है, तोलों में, तो वो तो बहुत ही अमीर माना जाता है। फिर क्या, और हिरण्य को और विग्रह मतलब ये दूसरों में लड़ाई भी करा देता है। ठीक है, कराता है, कॉमन सेंस वाली बात है। आज के टाइम में लोग प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे, जेवर, इन वजह से लड़ते हैं, तो क्या विग्रह भी करा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी देख रहे हैं। तो आयुर्वेदिक संस्थाओं में भी इसका पात्र, उपकरण एवं औषध के रूप में है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। पौराणिक कथाओं में लोग पहनते थे। ठीक है, वैद्य का यूज़ करते थे, तो वही है, औषध के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, उपकरण में भी, हर किसी में यूज़ किया जाता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति। अच्छा, चरक और सुश्रुत ने भी बताया कि चरक और सुश्रुत द्वारा अनेक रोगों के चिकित्सा कर तथा रसायन बाजीकरण, मेधा स्मृति और आयुर्वेदिक के रूप में भी स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो उत्पत्ति। स्वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में निम्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आप कौन कौन सी? जल के साथ अग्नि के मैथुन से जो अग्नि का वीर शरण हुआ, उसी के स्वर्ण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्या कि जल के साथ अग्नि ने का मैथुन हुआ। ठीक है, उससे क्या हुई, स्वर्ण की उत्पत्ति हो गई।
कोई इसमें मुझे समझाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल साफ लाइन्स है, ठीक है। सप्त ऋषियों की सुंदर युवा पत्नियों को देखकर क्या हुआ, 7 ऋषि होते हैं, ठीक है, 7 समुंदर होते हैं, 7 ऋषि होते हैं, ठीक है। तो वही है कि सप्त ऋषियों की सुंदर युवा पत्नियों को देखकर अग्नि देवता कामासक्त हो गए थे, जिससे शुक्र शरण हुआ और वह पृथ्वी पर आ गिरा। क्या हुआ कि उससे शुक्र शरण मतलब शुक्र बाहर निकला, उससे क्या हुआ कि पृथ्वी पर वो गिर गया, तो वही स्वर्ग के रूप में जाना जाने लगा। शिव के स्थगित वीर्य का पान अग्निदेव ने कर लिया। जब शिव पार्वती वाला सिस्टम था, क्या था, पारद की उत्पत्ति थी, मतलब अभी बताई नहीं है मैंने, पारद की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है शिव और पार्वती से, ठीक है। तो ऐसे हुआ कि शिव के स्थगित वीर का पान जो था वो अग्निदेव ने कर लिया, किंतु असाग्र होने से पुनः उसका वमन कर दिया, मतलब वो उनके अंदर रह ही नहीं पाया, वो बाहर उल्टी हो गई उनको। तो क्या हुआ, वही वमन किया गया, वीर स्वर्ण हो गया, ठीक है। अग्नि वीर तथा अग्नि के मुख से उत्पन्न का तात्पर्य यह है कि ज्वालामुखी पर्वत के मुख से निकला हुआ समझना चाहिए। अग्नि से निकला तो क्या समझना चाहिए कि वो ज्वालामुखी से होता है। अब इसके हम परिचय की बात कर लेते, क्या है, कैसा होता है, सुंदर पीत केशर वर्ण की अत्यंत चमकीली मृदु कीमती धातु, यह भारवान होती है। साधारणतया इस पर वातावरण के जल, वाष्प, अम्ल, क्षार किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट देखो, ये आघात से फैलता है, क्या होता है, आघात होता है इस पे तो ये फैलने लगता है। इसका वक्र एवं पतले तार खींचे जा सकते हैं, बना सकते हैं हम। यह उत्तम विद्युत वाहक होता है, चमकीला, सुंदर तथा जलवायु से प्रभावित न होने वाला बहुमूल्य उच्च कोटि का धातु माना जाता है। स्वर्ण का उपयोग प्राचीन काल में हम अलंकार, आभूषण, मोहर, मुद्रा निर्माण के लिए करते थे। यह धातु पात्रों पर पानी चढ़ाने के लिए, पानी, सोने का पानी, चांदी का पानी सुना होगा, के लिए, औषध एवं वर्क निर्माण के लिए की जाती है, ठीक है। शुद्ध स्वर्ण में 98.8% स्वर्ण होता है, याद रखना कितना, 98.8%। शेष अंश चांदी, ताम्र, फारद इन सबका होता है, ठीक है। स्वर्ण चूंकि मृदु धातु है, अतः आभूषण एवं मृदु आदि निर्माण में ताम्र मिलाकर इसे कठिन बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कैसी होती है, लिक्विड होती है पर उन्हें सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वर्ण की प्राप्ति कैसे होती है, प्रकृति में यह मुक्त स्वरूप, नेटिव स्वरूप तथा यौगिक दोनों रूपों में मिलता है। भूगर्भ में यह गार या स्फटिक पत्थरों के बीच में सिराओं के रूप में पाया जाता है। विशेष रूप से यह मैसूर के कोलनार गोल्डी फील्ड से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त मद्रास के अनंतपुर की खान से तथा बिहार में स्वर्ण रेखा आदि नदियों के रेत से इसका कण प्राप्त किया जाता है। भारत के अतिरिक्त यह बार्मा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आदि देशों में भी पाया जाता है, ठीक है। स्वर्ण के खनिज कौन से होते हैं, स्वर्ण के विशेषकर स्वतंत्र रूप में ही मिलता है। भूगर्भ से यह निम्न रूपों में प्राप्त होता है, स्वर्ण स्वतंत्र रूप और यौगिक रूप। स्वतंत्र अगर देखें तो हम मुक्त स्वर्ण है, नेटिव गोल्ड जिसे हम कहते हैं, यह स्फटिक गाढ़ पत्थरों में सिराओं के रूप में तथा बालू के साथ कण के रूप में मिला होता है, ठीक है। ऑरिफेरस क्वारस वेन के रूप में होता है और ऑरिफेरस ऑलोरियल सैंड्स और ग्रेवल्स के रूप में मिलता है, ठीक है। तो याद रखना कि स्वतंत्र जो होता है वो मुक्त रूप, नेटिव गोल्ड जो है वो स्फटिक पत्थरों के सिराओं के रूप में तथा बालू के कण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यौगिक रूप क्या है, कैलेवराइट है, सिलेवरनाइट है, कालगुरुनाइट है, पाइपरवाइटस है और ऑरिफेरस है, ठीक है। स्वर्ण निष्कर्षण, ऑरिफेरस
पाइराइट और ओर को प्रथम क्लोरीन के वातावरण में जलाते हैं। इससे स्वर्ण घुलनशील ऑरिक क्लोराइड में बदल जाता है। इसे ऑरिक क्लोराइड में फेरस सॉल्ट के विलयन में मिला देने के स्वर्ण अवशेप के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण निष्कर्षण की विधि। स्वर्ण मिश्रित स्फटिक पत्थरों को प्रथम यंत्र द्वारा बारीक पीस लिया जाता है। इस पीसे हुए चूर्ण में वेगवती जल की धारा प्रवाहित करते हैं। क्या होता है कि स्वर्ण मिश्रित जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले उनको बहुत स्वर्ण मिश्रित स्फटिक पत्थरों को प्रथम यंत्र द्वारा बारीक पीस लिया जाता है। इस पीसे हुए चूर्ण को वेगवत जल की धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब बहुत तेज़ प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा समझना। स्वर्ण की अपेक्षा स्फटिक के कण हल्के होने से जल की धारा में बह जाते, क्योंकि स्वर्ण तो भारी होता है, वो थोड़ी पानी से बहेगा, बहना तो पत्थरों को है, तो वो बह जाते और स्वर्ण के कण नीचे बैठ जाते तथा स्वर्ण के इन कणों को पारद में लिप्त ताम्र पट्टों से उपयुक्त जल की धारा से बहा देते हैं, जिससे स्वर्ण के कण पारद के साथ मिलकर स्वर्ण पारद का मिश्रण बना देते हैं। इस पारद मिश्रण को ताम्र पट्टों पर खुरचकर तिर्यक पातन यंत्र द्वारा पारद को पातित कर अलग कर लेते। क्या करते हैं हम, जो स्वर्ण मिश्रित स्फटिक पत्थर होते हैं उन्हें यंत्र द्वारा पीस लिया, उसके बाद उन्हें वेग रहित हमने क्या जल प्रवाह कराया। स्फटिक के जो हल्के पत्थर थे वो क्या हो गए, बह गए और स्वर्ण नीचे बैठ गया। जब स्वर्ण नीचे बैठ जाएगा तो हम उन स्वर्ण के इन कणों को पारद से लिप्त करके ताम्र पत्तों पर ही जल की धारा देंगे। ठीक है, और बहा देते हैं, जिससे स्वर्ण के कण पारद के साथ मिल जाए। तो क्या बन गया, स्वर्ण और पारद बन गया। ठीक है, स्वर्ण पारद का मिश्रण बन गया। अब स्वर्ण इस पारद को मिश्रण को हम क्या करेंगे, ताम्र पट्टों से खुरच कर तिर्यक पातन यंत्र द्वारा पारद को पातित कर अलग कर लेते। तिर्यक पातन यंत्र से शुद्ध स्वर्ण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अन्य विधियों द्वारा भी होता है। कैसे होता है, स्वर्ण को मूसा में रखकर टंकर एवं छोरा आदि डालकर गर्म करते हैं। इससे अन्य धातुएं झाग के रूप में निकल जाती हैं और शुद्ध द्रव्य रूप में मूसा के तल भाग में रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण के भेद देखो कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। पहला है प्राकृत, दूसरा सहज, तीसरा अग्निसंभव, चौथा खनिज स्वर्ण, 5वां रसेंद्र वेदहेज स्वर्ण। कौन कौन से, प्राकृत हो गया, सहज हो गया, अग्निसंभव, खनिज, रसेंद्र। ठीक है, 5 याद रखना, प्राकृत, सहज, अग्निसंभव, खनिज और रसेंद्र भैवज। ठीक है, प्राकृत और सहज और अग्निसंभव ये 3 प्रकार के स्वर्ण को अलौकिक तथा षोडश वर्ण अर्थात 16 कलाओं से युक्त माना जाता है। 16 कलाएं किस भगवान की हैं, कुछ लोगों को पता होगा, हिंदू जो है उन्हें पता होना चाहिए कि 16 कलाएं जो हैं वो हमारे भगवान विष्णु की 16 कलाएं होती हैं। ठीक है, तो वही है 16 कलाओं से युक्त होता है। चौथा खनिज स्वर्ण को चतुर्दश वर्ण स्वर्ण कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपरोक्त प्रथम 3 उत्तम कोटि का एवं पूर्ण, जो प्रथम 3 है यानी कि प्राकृत, सहज और अग्नि, ये कैसे होते हैं, उत्तम कोटि एवं पूर्ण शुद्ध होने से इसे धातुक द्युति अधिक होती है, किंतु खनिज स्वर्ण में अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण अपेक्षित कम द्युति होने से इसे चतुर्दश वर्ण का कहा जाता है। वर्तमान में खनिज स्वर्ण की ही उपलब्ध है। पारद के वैद्य से प्राप्त स्वर्ण को रसायन पवित्र एवं महाश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उत्तम स्वर्ण के लक्षण। आग पर तपाने पर जो स्वर्ण लाल वर्ण का हो जाए, याद रखना क्या, जो स्वर्ण लाल वर्ण का हो जाए, छेदन से चमकदार, काटने पर चमकदार हो, कसौटी पर घिसने से केसर के वर्ण का हो, भारी हो, स्निग्ध हो, मृदु हो, स्वच्छ हो, पत्र रहित हो, पीत वर्ण की हो, आभा युक्त हो तथा षोडश वर्ण युक्त हो, वह स्वर्ण देह सिद्ध एवं लोह सिद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है। कौन सा होता है कि वो देह सिद्धि और लोह सिद्धि के लिए शुद्ध माना जाता है। कौन सा, जो स्वर्ण लाल वर्ण का हो जाए, हम अग्नि पर तपाएं तो लाल वर्ण का हो जाए, फिर क्या हो जाए, छेदने या काटने पर चमकदार हो जाए, कसौटी पर घिसने से केसर के वर्ण का हो जाए, फिर कैसा हो जाए, भारी हो जाए, स्निग्ध हो, मृदु हो, स्वच्छ हो, पत्र रहित हो, पीत वर्ण का, आभा युक्त हो, षोडश वर्ण युक्त हो, मतलब 16 कला के रंग दिखे उसमें। ठीक है, 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार षोडश
वर्ण होता है, ठीक है, रसायन गुण युक्त हो और कैसा हो, लोह सिद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, त्याजत स्वर। जो स्वर कैसा हो, कठिन हो, रुक्ष हो, विवर्ण, मल दल युक्त, गर्म करने पर श्वेत वर्ण का हो, कसौटी पर श्वेत रेखा खींचे पर भार में हल्का हो, वह स्वर त्याजत माना जाता है। तो उल्टा कर दो, देखो श्वेत वर्ण का हो, ठीक है, मल जैसा विविध मल वाला हो, पत्र युक्त हो, ठीक है, रुक्ष हो, कठिन हो, गर्म पर श्वेत कृष्ण वर्ण का हो जाए, कसौटी पर घिसने से श्वेत रेखा हो जाए, भारी ना हो, भार में हल्का हो, ठीक है। तो ये सब कैसे हो गए, त्याजत स्वर के लक्षण हो गए। करते हैं कि स्वर शोधन की आवश्यकता। तो स्वर शोधन के संबंध में विचार द्विविध देखा जाता है। कुछ विद्वानों के मत से स्वर का शोधन आवश्यक नहीं है, यथा शुद्ध धातु स्वर का शोधन नहीं करना चाहिए। अन्य विद्वानों के अनुसार स्वर्ण का शोधन आवश्यक है, क्योंकि अशोधित एवं आम्रिक स्वर्ण सुख, वीर एवं बल का नाश करता है तथा अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अतः सम्यक प्रकार से स्वर्ण का शोधन एवं मारण करना चाहिए, ठीक है। स्वर्ण का सामान्य शोधन, सामान्य सुर का कंटक वेदी पत्र बनाकर उसे क्रमशः गौमूत्र, तक्र, तेल, कांजी और कुलत क्वाथ में प्रतत 7-7 बार बुझाकर लेने से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। 1 तोला स्वर्ण का पतला पत्र बनाकर उस पर विशेष शोधन क्या है कि 1 तोला स्वर्ण का हम क्या करेंगे, पतला पत्र बनाकर उस पर सैंधव, लवण एवं सुबकज मिश्रण का लेप कर सुखा ले। अब इसे शराब संपुट में बंद करके 1/2 घंटे तक कोयले की अग्नि में दमन करे। इससे स्वर्ण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है तथा वह पूर्ण वर्ण का हो जाता है। अर्थात इस विधि से स्वर्ण में वर्णोत्कर्ष होता है। इस विधि से 14 वर्ण वाला स्वर्ण 16 वर्ण वाला हो जाता है, षोडश वर्ण वाला हो जाता है, ठीक है। ऐसा पूर्ण वर्ण कहने से पता चलता है। किंतु व्यवहार में देखा जाता है कि अन्य धातुओं का मिश्रण यदि स्वर्ण में हो तो उन धातुओं का पृथक्करण इस विधि द्वारा नहीं हो पाता। वल्मीक मिट्टी, ग्रह धूम, स्वर्ण गैरिक, ईंट का चूर्ण और सैंधव लवण सभी समान भाग में लेकर नींबू रस तथा आरनाल यानी कि कांजी से घोटकर लेप कर लें, ठीक है। इसे स्वर्ण के पतले कंटक भेदी पत्र पर लेप कर 3 दिन तक रख दे। बाद में इसे शराब संपुट में लगकर लघु पुट की अग्नि में फूंक दे। स्वांग शीत होने पर स्वच्छ जल में इन पत्रों को धो डालने से स्वर्ण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। 1 तोले परिणाम के स्वर्ण पत्रों पर सैंधव, लवण एवं जंगली उत्पलों की राख को नींबू स्वरस से घोटकर क्या करते हैं हम पत्रों को तो क्या करेंगे हम इसे स्वर्ण के पतले कंटक वेदी पत्र पर लेप कर 3 दिन तक रख दें। बाद में इसे शराब संपुट में रखकर लघु पुट की अग्नि में फूंक दें। स्वांग शीत होने पर स्वच्छ जल से इन पत्रों को धो डालने से स्वर्ण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 तोला परिमाण के स्वर्ण पत्रों पर सैंधव, लवण तथा जंगली उपलों की राख को नींबू स्वरस से घोटकर लेप लगाकर सुखा लें। अब इसे शराब संपुट में बंद कर कुकुट पुट की अग्नि में फूंक देंगे। इस प्रकार स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण के सूचीवेद्य पत्रों को कैंची से छोटे छोटे टुकड़े में काट ले। ये चौथी विधि है क्या कि सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। इस मिट्टी का लेप किए हुए कांच पत्र में लेकर पात्र में त्रिपादित कर रखकर इस पर त्रिलेप की अग्नि दे तथा इसमें थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1/3 भाग से नाइट्रिक एसिड 1/4 भाग का मिश्रण तब इसमें डालते जाए जब तक कि स्वर्ण पूरी तरह गल ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, द्रव्यांश को कम करने के लिए थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें थोड़ा जल डालकर पकावें। तत्पश्चात इसमें सजल चढ़माक यानी कि डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड डालें। तब तक डालें जब तक कि स्वर्ण को सूक्ष्म पत्र तल में बैठ ना जाए, ठीक है। अब इसे अग्नि में पृथक कर स्वर्ण कणों की सावधानी पूर्वक जल से तब तक धोएं जब तक कि उसमें अम्लता पूरी तरह निकल ना जाए। अंत में स्वर्ण कणों को सावधानी पूर्वक सुखाकर रख लें। यह शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब बारी आ रही है स्वर्ण का मारण की। तो शुद्ध स्वर्ण के कंटक वेदी पत्रों को नींबू स्वरस से मर्दित
मर्दित रस भस्म का लेप सुखा ले। तत्पश्चात क्या करेंगे हम, शराब संपुट में रख में फूंक दे। इस प्रकार 10 पुट देने तक स्वर्ण का मारण हो जाता है। एक मूसा में स्वर्ण को पिघलाकर उसमें समान मात्रा में पारद की भस्म डाल दें, यानी कि रस सिंदूर डाल दें। अब इसे खरल में डालकर इससे समान भाग में हिंगुल मिलाकर बिजौरा नींबू के रस में घोटकर चक्रिका बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इन चक्रिकाओं को सुखाकर शराब संपुट में बंद कर पुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 12 पुट देने से स्वर्ण की केशर के समान सुंदर वर्ण की भस्म बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो स्वर्ण का चतुर्थांश पारद यानी कि भस्म यानी कि रस सिंदूर, क्या स्वर्ण का रस सिंदूर लेकर किसी भी अम्ल द्रव्य में घोटकर उसका स्वर्ण पत्र पर लेप करके उसे सुखा ले। सूख जाने पर शराब संपुट में बंद कर पुट की अग्नि में फूंक दें। इस प्रकार 8 पुट देने से क्या होगा, स्वर्ण का मारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 कलश शुद्ध स्वर्ण तथा 1 कलश शुद्ध पारद खरद में हम डालकर अच्छी तरीके से उसका मर्दन कर लेंगे। फिर उसमें नींबू के स्वरस को डालकर अच्छी प्रकार से मर्दन कर जल से धो लेंगे। अब इस स्वर्ण पारद के मिश्रण में 1-1 कलश शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गंधक, शुद्ध मंजिला तथा शुद्ध नवसावरा मिलाकर बिजौरिया नींबू के रस में मर्दन कर धूप में सुखा ले। इसे पुनः पीसकर बारीक चूरकर छोटा शराब संपुट में बंदकर लघुपुट की अग्नि में फूंक देंगे। इस प्रकार हिंगुल आदि द्रव्य समान भाग में प्रत्येक बार मिलाते हुए तब तक लघुपुट देते हुए जब तक कि स्वर्ण की निश्चिंद भस्म न हो जाए। इस प्रकार पुट देने से ही कुछ पुटों में स्वर्ण की उत्तम भस्म हो जाती है। शुद्ध स्वर्ण एवं शुद्ध पारद को समान भाग में खरल में मर्दन कर पिष्टी बना लें। इसे पुनः नींबू स्वरस में मर्दन कर जल में अच्छी तरह धो लें। इसमें स्वर्ण के बराबर शुद्ध मैंसिल एवं शुद्ध रस सिंदूर मिलाएं तथा स्वर्ण के चतुर्थांश सर्वाक्षिक भस्म अर्क दुग्ध से अच्छी तरह भावित कर शुष्क कर चूर्ण बनकर कर लें। अब इस चूर्ण को लघु संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि में फूंक दें। इस प्रकार कुछ ही पुटों में स्वर्ण की भस्म बना लें। शुद्ध स्वर्ण पत्रों में खरल में डालकर समान भाग शुद्ध पारद मिला लें। इसे अच्छी तरह मर्दन कर कांजी की आदि अम्ल द्रव्यों में धोकर सुखा लें। अब इस स्वर्ण के समान भाग में गंधक मिलाकर संपुट में बंद कर पुट में फूंक दें। इस प्रकार 14 पुट देने से स्वर्ण की भस्म बन जाती है। इस विधि से प्रथम पुट के बाद आगे 13 पुट के क्रमशः पारद को 16 भाग प्रत्येक बार कम कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है विशेष कथन, नहीं एक और है कि स्वर्ण चूर्ण के समान भाग शुद्ध श्वेत मलल लेकर उसे कांची स्वरस में तत्पश्चात तुलसी पत्र स्वरस में 7-7 दिन तक मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर लघुपुट की अग्नि में फूंक दे। दूसरे दिन में सखिया की मात्रा चतुर्थांश प्रमाण में डालनी चाहिए। इस विधि से 10 पुट में स्वर्ण की अरुण वर्ण की भस्म बन जाती है। विशेष कथन, स्वर्ण मानक की अनेक विधियां प्रचलित हैं। स्वर्ण चंपक वर्णाभम कहकर स्वर्ण भस्म का वर्ण सूचित किया जाता है। क्या स्वर्ण चंपक वर्णावत कहकर क्या स्वर्ण के भस्म की वर्ण सूचित किया जाता है। इसके पक्व अपक्व के संबंध में गुण दोषों की चर्चा की गई है। तथापि स्वर्ण भस्म का माउंट बनाकर मेटलोग्राफिक माइक्रोस्कोप पर रखकर इसे देखा गया तथा पाया गया कि स्वर्ण के चमकदार सूक्ष्म कण इसमें यथावत विद्यमान है। उनका किसी यौगिक यानी कि सल्फर अथवा ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, ये पता है आपको, नॉर्मल है। स्वर्ण को नोबल मेटल माना जाता है तथा इसके उपरोक्त सल्फाइड या ऑक्साइड आदि यौगिक नहीं बन सकते। रस शास्त्रीय स्वर्ण मारण के लिए जो द्रव्य समूह मिले जाते हैं उन्हें अन्य धातुओं की तरह इसी प्रकार के यौगिक की कल्पना की जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ण मात्र सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है। धातुओं में भस्म में धातु मुक्त यानी कि मेटल फ्री रूप में नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे विद्वानों की अवधारणा है। ठीक है, इसकी परीक्षा के क्रम से स्वर्ण भस्म की मेटलोग्राफी
की गई और स्वर्ण भस्म का अधिकांश भाग मुक्त स्वर्ण धातु को सूक्ष्म कण के रूप में देखा गया है। स्वर्ण भस्म के रासायनिक विश्लेषण में अच्छा क्या क्या होता है, Au होता है 96% पाया जाता है, सिलिका 1%, आयरन 0.14%, लाइन 0.54, कॉपर ट्रेंस, मैग्नीका ट्रेंस, ये सब पाया जाता है पर बहुत कम मात्रा में। ठीक है, अपक्व स्वर्ण भस्म के दोष, पक्व स्वर्ण भस्म के हो गया। अब अपक्व स्वर्ण भस्म के दोष क्या हैं आपके कि दोषयुक्त और अपक्व स्वर्ण भस्म का सेवन करने से मनुष्य के बलवीर्य का नाश हो जाता है तथा शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति और शरीर को कष्ट पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसकी मात्रा स्वर्ण भस्म की मात्रा कितनी देते हैं, 1/8 से 1/4 रत्ती तक देते हैं। ठीक है, रोग एवं रोगी के बलाबल के विचार करते हुए, और कैसे देनी चाहिए, रोग और रोगी के बलाबल को विचार करते हुए देनी चाहिए। रस रत्न समुच्चय में गुंजा की मात्रा में लेने का निर्देश किया गया है। ठीक है, उसके बाद है बात कर रहे हैं कि स्वर्ण भस्म की मात्रा की, तो स्वर्ण भस्म की मात्रा जो है वो 1/4 रत्ती से लेके 1/8 रत्ती से लेके 1/4 रत्ती तक रोगों के एवं रोगी के बलाबल को विचार कर देने से है। रस रत्न समुच्चय में गुंजा की मात्रा में लेने का निर्देश दिया है, गुंजा की मात्रा में लेने का निर्देश दिया है। शुद्ध स्वर्ण एवं स्वर्ण भस्म के गुण क्या है कि स्वर्ण भस्म रस में कषाय होती है, तिक्त होती है, मधुर होती है, कटु होती है और कैसी होती है, गुड़ में गुरु होती है, स्निग्ध होती है और पिच्छल होती है। इसका बीर कैसा होता है, शीत होता है और विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका कर्म क्या होता है, तो वृक्ष, वल्य, स्त्रवन, रसायन, नेत्र, मेद्य, दी, स्मृति प्रद, आयुष्य और क्या है, कांति प्रद और वागीशुद्धि कर, स्त्रीत्व, लेखन, विषगर्हर। ठीक है, और फिर क्या है, भूतावेश, प्राशांति, रुच्य, वर्ण, पथ्य, पुष्टिकर, ओजोवर्धक, व स्तंभक एवं त्रिदोष हर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वर्ण आयु, लक्ष्मी, कांति, वृद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शारीरिक और मानसिक दोषों को क्या होता है, कष्ट नष्ट करने वाला होता है। पवित्र होता है, पवित्र होता है और क्या होता है, भूत बाधा को नष्ट करने वाला होता है। काम इच्छाओं के आनंद को बढ़ाने वाला होता है। सौख्य होता है यानी कि सुखमय होता है, पुष्टि प्रदान करने वाला होता है और क्या होता है, तारुण्य को बढ़ाने वाला होता है, प्रमेय को दूर करने वाला होता है, शील व्यक्तियों को पुष्टि देने वाला होता है, बुद्धि को विकसित करने वाला, वीर को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वर्ण स्निग्ध धारा शक्ति को बढ़ाने वाला, विष के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने वाला, पुष्टिकारक और कैसा होता है, पुष्टिकारक, वृद्धि, वीरवर्धक और फिर देखो उन्माद को नष्ट करने वाला, शरीरगत रोगों का उन्मूल करने वाला, धारणा, ग्रहण और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यह हृदय, सौम्य, रसायन, वाजीकरण, चक्षुष्य, योगवाही, ओजवर्धक, व्रणवर्धक, संतिप्रद और यह क्षय, श्वास का सारुचि को बढ़ाने वाला होता है। अब इसका अनुपान देखो कि स्वर्ण भस्म का अनुपान मधु से, मरीच चूर्ण एवं घृत से, त्रिकुट चूर्ण एवं घृत से। ठीक है, नेक्स्ट है कि विविध औषधीय योगों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर्ण भस्म के अनुपान मत्स्य पित्त के साथ स्वर्ण भस्म लेने से तत्काल दाह का नाश होने लगता है। फिर क्या होता है कि भृंग स्वरस के सेवन से करने से वृक्ष गुण वाला, दुग्ध के सेवन से करने से बलप्रद, पुनर्नवा के सेवन से नेत्र, घृत लेने से रसायन और वचा के सेवन से स्मृतिवर्धक, कुमकुम के साथ लेने से कांतिवर्धक, दूध से लेने से राजस्मा तथा विष का नाश होता है और शुंठी लवण से लेने से लवंग एवं मरीच से लेने से त्रिदोष तथा उन्माद का नाश करने वाला होता है। स्वर्ण भस्म सेवन काल में अपत्य क्या है, स्वर्ण सेवन काल में एकमात्र बिल्व फल अपत्य है। ठीक है, शुद्ध स्वर्ण का विविध रूपों में प्रयोग, स्वर्ण को घिसकर वर्क बनाकर यथा स्वर्ण लव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। घृष्ट स्वर्ण का गुण क्या है कि शुद्ध स्वर्ण को घिसकर सेवन करने से शरीरगत क्या होता है, कहाँ थे हम, हाँ, शुद्ध स्वर्ण को घिसकर सेवन करने से शरीरगत अनेक प्रकार के विष प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। यह रस में मधुर, वीर में शीत, नेत्रों के रोगों में
नेत्रों के लोभों के लिए लाभदायक तथा गर्भाशय की गर्भधारणा शक्ति को बढ़ाने वाला, पैतृक रोगों का नाश करने वाला तथा हृदय की दुर्बलता को दूर करने में सर्वोत्तम औषधि है। स्वर्ण को अन्य औषधि के साथ मिलाकर प्रयोग करने से अनेक प्रकार के गुणों को देने वाला होता है। स्वर्ण मंडल वर्ग एवं उसके गुण। स्वर्ण वर्ग को स्वर्ण मंडल, स्वरपत्र, स्वरपटल और स्वरदल इन नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्या है नेक्स्ट, स्वरमंडल आयुष्य। स्वरमंडल कैसा होता है? आयुष्य, अग्निमानधर, आक्षेपनाशक, नेत्र और उत्तम वीर्यवर्धक होता है। ये अम्ल पित्त नाशक एवं हृदय के लिए बल है। इसका विपाक मधुर एवं वीर्यशीत है। इसके अतिरिक्त हिचकी, अनाव, विकार, कफज व्याधि, राजेष्मा, शूल तथा व्रण का नाश करता है। शकरा के साथ स्वर्ण के वक्र का मर्दन कर भिन्न भिन्न रोग नाशक औषधियों के साथ प्रयोग करने से उन रोगों को नष्ट करता है। स्वर्ण लवण की निर्माण विधि। शुद्ध स्वर्ण लवण के 3 भाग लेकर एकजुट कर कांच के प्याले में रखने से प्याले को त्रिपादिक कर सुरख कर नीचे से स्फटिक लेप के मंद मंद अग्नि दे तथा पात्र में 1 भाग लवण द्रक में 1/4 भाग क्षौरक द्रव को मिश्रित करने से थोड़ा थोड़ा करके डालने से, इस प्रकार दोनों द्रवों का मिश्रण डालने से पात्र स्थित स्वर्ण शीघ्र ही घुल जाता है। पूरी तरह स्वर्ण के घुल जाने पर उसमें 10 भाग सेंधव लवण चूर्ण डालकर जलीयांश सूखने पर पकाएं तो नारंगी के वर्ण का लाल पीला स्वर्ण भस्म प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त स्वर्ण लवण को सावधानी पूर्वक कांच की शीशी में रख लें। इसका आवश्यकता अनुसार जल में मिलाकर प्रयोग करें। स्वर्ण लवण के गुण यह वृक्ष और त्रिदोषनाशक होता है। स्वाद में मधुर, कषाय और तिक्त रस से युक्त होता है। जल में घुलनशील होता है। इस प्रयोग से स्त्री का रुका हुआ मासिक स्राव आने लगता है। यह मधुमेह में लाभदायक होता है। पुराने रंग रोग में नष्टकारक होता है तथा उससे प्रकोपित वात, पित्त, कफ वात, भ्रम, मूर्छा, आदि लवण इसके प्रयोग में शांत हो जाते हैं। इस अपस्मार, भयंकर श्वास रोग, नपुंसकता तथा उन्माद रोगों को नष्ट करता है। स्वर्ण लवण की मात्रा। रोगी के बल एवं काल का विचार करके 1/40 रत्ती से 1/20 रत्ती तक देना चाहिए। 1 रत्ती स्वर्ण लवण को 2/5 तोला शुद्ध जल में घोलकर शीशे में रख लें तथा निर्दिष्ट रोगों को 12 बूंद की मात्रा में रख के पिलाएं। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आशा, वरिष्ठ, क्वाथ, शरबत के साथ तो पिलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लाभ क्या होते हैं स्वर्ण धारण के। तो स्वर्ण का धारण बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव को नष्ट करता है। यह मंगलकारक, श्री, यश, कीर्ति और आयुष्कर होता है। इससे बुद्धि एवं विद्या को बढ़ाने वाला होता है। स्वर्ण धारण से प्रज्ञा, वीर, उत्तम स्वर एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इससे कहाँ लेते हैं? कस्तूरी भैरव रस, कांचनाभ्र रस, कृष्ण चतुर्भुज, मकरध्वज रस, मतांग रस, जयमाल रस, पुष्पक्व, विष, ज्वरत्न रस, युगेंद्र रस, बसंत मालती रस, श्वासकाश चिंतामणि रस, बृहत वात चिंतामणि रस और हेम गर्भ पोटली रस, स्वर्ण परपटी रस। नेक्स्ट देखो रजत। नेक्स्ट आपका वो क्या है? रजत है, यानी कि सिल्वर हो गया। ठीक है, अभी आपका क्या था? स्वर्ण था, अब क्या आ रहा है? रजत आ रहा है। तो संस्कृत में से रजत, रौप्य, तारा आदि कहते हैं। हिंदी में से चांदी कहते हैं। अंग्रेजी में से सिल्वर कहते हैं। ठीक है, लैटिन नेम है आर्जेंटेनम। ठीक है, सिंगल है Ag, परमाणु है 10.5, परमाणु 4.48। ठीक है, परमाणु संख्या है, परमाणु भार 108.88 है, वो 107.88 है। ठीक है, द्रव्यांक क्या है? 160.5 सेल्सियस और क्रमांक क्या है? 1944 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। परमाणु बंधन क्षमता क्या है? कि 11 है। ठीक है, काठिन्य 2.5 से 3 तक। ठीक है, घुलनशील क्या है? नाइट्रिक एसिड में और एक्वारिजिया में घुल जाता है। यह ताप एवं विद्युत का उत्तम वाहक है। पर्याय क्या है? रुचिर, रौप्य, तार्य, चांदी, सौंद, महाशुभ, शुभ्रक, चंद्रलोह, चंद्रहास, रूपक, ध्रुवाक तथा चंद्रमा के सभी पर्याय इसके पर्याय हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति कहाँ हुई है? त्रिपुरासुर वध के लिए क्रोध में खुले शिव के तीसरे नेत्र से अश्रु बिंदु से रजत की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? त्रिपुरासुर एक राक्षस था। त्रिपुरासुर एक राक्षस था जिसको मारने के लिए शिवजी ने अपनी, कहते हैं शिवजी की 3 आंखें होती हैं जो आपके हेड है। ठीक है, आईलैशेस है, वो सॉरी आईब्रो है, आईब्रो के बीच में उनकी है 3rd आई। तो वहाँ से उन्होंने वो खोली थी और तीसरी नेत्र के अश्रु जहाँ से मतलब बहा था उससे, तो क्या हुआ था? बिंदु से रजत की उत्पत्ति हुई थी। उसी से क्या हुआ है? रजत की उत्पत्ति हुई है।
ठीक है। अब भगवान श्री राम की खड़ाओं के स्पर्श से भंग कृत्रिम रजत में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? भगवान श्री राम जो थे उनके पद से क्या हुआ था? भंग जो था किस में परिवर्तित हो गया था? हमारा उनके भंग जो था वो रजत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है। उसके बाद पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा के शुक्र से रजत की उत्पत्ति हुई है। तो कहाँ से? चंद्रमा के शुक्र से भी किसकी इसकी उत्पत्ति हुई है? तो 3 है, एक श्री राम के पादुका से, दूसरा त्रिपुरासुर में शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से, और चौथा है चंद्रमा के शुक्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इतना हो गया। रजत का ज्ञान भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। परिचय, ये भूरे श्वेत वर्ण की धातु है। स्वर्ण के पश्चात ये दूसरे अत्यंत नम्य यानी कि मृदु और फैलने वाली धातु है। यह भी उच्च धातु कहलाती है तथा व्यवहारिक दृष्टि से कीमती होती है। इसके बहुत पतले तार और बहुत पतले चद्दर भी बनाई जाती है। 1/10,000 इंच की मोटाई का बन सकता है। गंधक युक्त जलवायु का चांदी पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है और ऐसे जलवायु में ये काला पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें काठिन्य पैदा करने के लिए ताम्र मिलाया जाता है। क्या होता है? इसमें कठिनता पैदा करने के लिए हम क्या मिला देते हैं? इसमें ताम्र मिला देते हैं। नेक्स्ट देखो, चांदी की शुद्धता की परीक्षा। इसके लिए चांदी पर एक बूंद शोरे का तेजाब डालकर देखते हैं। यदि बूंद वाली जगह पर गहरा सा नीला हरा दाग पड़ जाए तो चांदी में ताम्र मिला हुआ समझना चाहिए। वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। लंबे समय तक इसका उपयोग सिक्कों, आभूषण एवं पात्र के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में आभूषण बनाने, वक्र बनाने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने, फोटोग्राफी तथा सिल्वर नाइट्रेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यह स्वतंत्र एवं खनिज दोनों के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद है मुक्त रजत प्राप्त। देखो कैसे, मुक्त में क्या है? Ag 100% होगा। ठीक है। अगर हम यौगिक रजत देखेंगे, खनिज यौगिक रजत, तो आर्जिटाइन, सेरेग्रेटाइन, पॉलीबेसाइट, प्रोबासाइट, पायराबेसाइट, टेलोराइड, स्टोरोमेराइट, आर्जिटिनाइरस, टेट्राहाइड्राइट, स्टेपहाइड, पीसराइट, ये मुख्य से नाग, लेड, यशद एवं ताम्र के साथ अल्पकांश में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि प्राप्ति स्थान। रजत का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। इसके अतिरिक्त कनाडा, पेरू, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एक्सेट्रा भी बहुत सारे हैं। ठीक है। स्वीडन वगैरह भी हैं भारत में। अर्जेंटाइन फेरस लेड जोन के साथ राजस्थान, दुर्ग, हर्षद, कांगड़ा आदि स्थानों पर प्राप्त होता है। स्वर्ण के खनिज के साथ किंचित मात्रा में कोलार क्षेत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है। रजत के भेद क्या है? सहज, खनिज और कृत्रिम। सहज कैसा है? सर्वश्रेष्ठ यानी कि नेटिव ऑक्साइड। ठीक है। खनिज कैसा है? और सिल्वर श्रेष्ठतर। और कृत्रिम कैसा है? रसाविद रजत श्रेष्ठ है। इनमें कृत्रिम से खनिज तथा खनिज से सहज श्रेष्ठ है। क्या है? कृत्रिम से खनिज श्रेष्ठ है और खनिज से सहज क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनमें सहज रौप्य की उपलब्धि कैलाश पर्वत पर, खनिज की हिमालय पर्वत पर तथा कृत्रिम की रसवैद से नागवंगी तथा एवं यशद आदि द्वारा होती है। देखो सहज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पे कौन रहते हैं? महादेव रहते हैं। ठीक है। उनका स्थान ही कैलाश पर्वत है। ठीक है। उसके बाद खनिज की हिमालय पर्वत है। ठीक है। और कृत्रिम की कहाँ है? नागवंग से। ठीक है। उसके बाद देखो सहज रजत सर्वश मात्रा से रोगनाशक किंतु दुर्लभ तथा खनिज रजत रसायन गुण वाला होता है। क्या होता है? सहज रजत जो होता है वो स्पर्श मात्र से रोगनाशक होता है किंतु दुर्लभ होता है। खनिज रजत कैसा होता है? रसायनिक गुण वाला होता है। ग्राह रजत कैसा होना चाहिए? मतलब जो अच्छा रजत है वो कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, भारी होना चाहिए, स्निग्ध, गर्म करने पर, कटने पर मृदु एवं श्वेत, चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाला, शंख की आभा वाला, चिकना, स्फोट रहित रजत शुभ माना जाता है। जो चांदी तापने पर अग्रह रजत के क्या लक्षण है? जो चांदी तापने पर लाल, काली अथवा पीली हो जाती है तो रूक्ष, छिद्रयुक्त, वजन में हल्की, मोटे अंगुल वाली, खुरदरी होती है। तो इन 8 गुणों से किसी भी गुण से युक्त होने पर इसे त्याजत समझना चाहिए। रजत की शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अशुद्ध अथवा आमृत रजत आयु, शुक्र और बल का नाश करता है और शरीर में संताप, मलावृत्ति
अवरोध आदि अनेक रोगों की उत्पन्न करता है। अतः रजत का शास्त्रोक्त विधि से शोधन और मारण करना चाहिए। अशुद्ध रजत शरीर में ताप, भयंकर मलबंध, संपूर्ण शरीर में पीड़ा और शिथिलता उत्पन्न करता है। तो रजत का शोधन देखो कि लोहे की सामान्य शुद्धि की तरह रजत का कंटक वेदी पत्र बनाकर तेल, तक्र, गौदुग्ध, कांजी और कुलत रस में क्रमशः 8-8 बार भुजाकर प्रतत कर बुझा लेने से रजत क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद विशेष शोधन क्या है कि रजत का कंटक वेदी पत्र बनाकर रजत प्रतप्त कर अगस्त्य पत्र स्वरस में 3 बार बुझा लेने से रजत क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखो, रजत प्रतप्त कंटक वेदी स्वरस में खूब मृदु मुलायम होने तक नींबू स्वरस में अथवा चंगेरी स्वरस में बुझा लेने से रजत क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखो, चांदी की मूषा में तेज आंच पर गलाकर उसमें समान भाग सीसा और टंकड़ को डालकर अच्छी प्रकार दमन करे। तत्पश्चात ज्योतिषमती के तेल से 3 बार बुझा दे, इसे चांदी शुद्ध हो जाती है। इस विधि से अच्छी प्रकार दमन करने से नाग चांदी की अशुद्धि को लेकर लाल रंग के भस्म में परिपूर्ण होकर निकल जाता है और शुद्ध चांदी मूषा में शेष रह जाता है। इसे द्रवित चांदी को ज्योतिषमती के तेल में बुझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रजत मारण। प्रथम रजत का कंटक वेदी पत्र बना लेते हैं। ठीक है, रजत के समान भाग पारद गंधक की समान गुड़ कंजली ले लेते हैं। कंजली को कुमारी स्वरस से घोटकर लेप बना लेते हैं। अब रजत पत्र में इसकी कंजली को लेप कर सुखाकर शराब संपुट में बंद कर 20 उपलों की अग्नि में फूंक कर इस विधि से 2 पुट में ही रजत का मारण हो जाता है। स्वर्ण माक्षिक के चूर्ण में अर्क दुग्ध मिलाकर चांदी के पत्रों को लेप कर सुखा लेते हैं। शराब संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि देकर फूंक देते हैं। इस प्रकार 3 पुट देने से चांदी का भस्म बन जाता है। शुद्ध चांदी के पत्र या चूर्ण को शुद्ध पारद में के साथ पिष्टी बनाने से इस पारद की पिष्टी में पारद के समान भाग गंधक या हड़ताल डालकर अच्छी प्रकार घोटे। इसे कपड़ा मिट्टी की हुई कांच कूपी के भरकर बालू का युक्त विधि से पाक करे। कूपी के कंठ में ताल सिंधु, उसमें था रस सिंदूर, इसमें है ताल सिंदूर। स्वर्ण का जो हमने मारण करा था उसमें क्या था, रस सिंदूर। अब हम क्या ले रहे हैं, ताल सिंदूर तथा ताल के रजत भस्म प्राप्त होती है। इस रजत भस्म में पुनः समान भाग में गंधक व हड़ताल मिलाकर नींबू के स्वरस में मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर 7 लघु पुट की अग्नि दे देने से रजत का उत्तम भस्म बन जाता है। शुद्ध स्वर्ण माक्षिक के बिजौरी या नींबू के स्वरस से घोटकर इस पिष्टी का चांदी के पत्र पर लेप कर अब इन पत्रों को शराब संपुट में बंद कर 30 बार पुट देने से रजत का उत्तम भस्म बन जाता है। रजत की भस्म कौन से वर्ण की होती है, कृष्ण वर्ण की होती है। गुण देखो, रजत भस्म कषाय, अम्ल, वीर में शीत, विपाक में मधुर, गुड़ में स्निग्ध, गुरु और सर है। दोषों में यह बात कफ और दोषों का शोधन करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, बल, आयु और मेधा को बढ़ाने वाला। संक्षेप में रौप्य, शीतल, कषाय, अम्ल, स्निग्ध, वात नाशक, लघु तथा रसायनक विधि पूर्वक सेवन करने में यह संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अच्छी प्रकार से मारित रजत भस्म उत्तम लेखन कर्म करने वाला, वृक्ष वर्णवर्धक, शीत वीर होने से पित्त एवं दाह शामक, मस्तिष्क का पोषण कर स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में ओज की पुष्टि कर कांति को बढ़ाता है। इसके सेवन से तृष्णा, मुक्षोष, शिरो विकार तथा ब्रह्म में विशेष लाभ होता है। यह उत्तम गर्भशोधक है, पैतृक रोगों का प्रमेह नाशक है और क्या है, मदायतक, जन विकार और जो अग्निमांद होती शरीरगत विविध विकार, जीर्ण ज्वर, प्लीहा, शैव, नाड़ी, अपस्मार, हृदय और उदर रोग नाशक होता है। रजत भस्म का विशिष्ट गुण अगर हम देखें तो क्या है, तो देखो, रजत भस्म कोष्ठगुप्त वायु की वृद्धि को शांत करता है। रस रक्त धातुओं को संचित, पित्र जत्रु के ऊपर के रोग, गला, कंठ, नासिका, मुख, कफ को शांत करता है। क्षीण बुद्धि, स्मृति, सहसवत, सिर के चक्कर आना, दुखी मन उनको उत्तम होता है। निरंतर अध्ययन कार्य करने में युवा पुरुषों और बालकों के लिए रजत भस्म अत्यंत उपयोगी औषधि है। ठीक है, रजत भस्म की मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती है, जबकि उसकी मात्रा कितनी थी, 1/4 से 1/2 थी। ठीक है, बल एवं काल आदि का विचार कर प्रयोग करना चाहिए। रजत भस्म में अनुपान क्या है, शहद, घृत, मलाई आदि। ठीक है, रजत दल क्या है, चांदी का वक्र। इसे रजत दल अथवा बोला चाल की भाषा में चांदी के वक्र के नाम से सूचित किया जाता है। मतलब जो हम नॉर्मल बोलते हैं वो क्या है, चांदी की वक्र बोलते हैं। ठीक है, ये है शीतवीर, रस में कषाय, अम्ल रस युक्त तथा विपाक में मधुर, बल वर्धक
स्निग्ध रुचिकारक लेखन, शुक्र में नाशक, आयुषेश, व्यवस्थापन, वृक्ष, मेधा वर्धक और विशेषता वात पित्त शमक होती है। रजत से लाभ क्या होता है? रजत चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि धातु है, अतः इसके धारण करने से चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। रजत के प्रमुख योग क्या है? बृहद कस्तूरी रस, ठीक है, उसके बाद गृहिणी कपाट रस, जयमंगल रस, मंगलाक रस, मंगलध्वजवटी, ज्वर मोहरावटी, त्रैकालिक रस, विश्व ज्वराकरंत रस, सर्वज्वर लोह और सोमनाथ रस, ठीक है। सोमनाथ रस याद करने लेना, क्योंकि सोम जो होता है वो चंद्रमा का पर्याय होता है, इसलिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट जो आ रहा है आपका वो है ताम्र, ठीक है। ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है वीडियो, पता नहीं मुझे, शायद ताम्र है, लो है, बाकी तो 8 हैं। तो काम करते हैं वीडियो यहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे ताम्र से, ठीक है। ताम्र हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच।